भारत में आधुनिक कला के विकास में रविंद्रनाथ टैगोर और उनके शिष्य नंदलाल बोस का योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण था। उनकी कला न केवल भारत की पारंपरिक धारा को पुनर्जीवित करने में सहायक रही, बल्कि उसने भारतीय राष्ट्रीयता और संस्कृति की पहचान को भी मजबूत किया। नंदलाल बोस और उनकी कला। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांतिनिकेतन में नंदलाल बोस को कला भवन का नेतृत्व सौंपा गया। यह कला भवन विश्व भारती विश्वविद्यालय का हिस्सा था, जिसे टैगोर ने 1921 में स्थापित किया था। यह भारतीय कला के विकास का एक प्रमुख केंद्र बना, जहां पश्चिमी कला की तकनीकों के साथ भारतीय शैलियों का भी समावेश किया गया। नंदलाल बोस ने अपनी कला में भारतीय शैली को प्रमुखता दी, साथ ही बौद्धिकता और कलात्मकता का भी समावेश किया। नंदलाल बोस ने लोक कला और ग्रामीण जीवन की शक्ति को समझा और शांतिनिकेतन के आसपास की लोक कला से प्रेरणा ली। उन्होंने वुडकटर की तकनीक से चित्र बनाए और पुस्तिकाएं तैयार की, जो कला को न केवल शहरी वर्ग तक बल्कि आम जन तक पहुंचाने का एक प्रयास था। हरिपुरा पोस्टर 1937 में महात्मा गांधी ने नंदलाल बोस को हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के लिए पैनल चित्रित करने का निमंत्रण दिया। इन पैनलों को हरिपुरा पोस्टर के नाम से जाना जाता है, जो भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों की गतिविधियों और उनकी सामाजिक भूमिका को चित्रित करते थे। नंदलाल बोस ने इन चित्रों में ग्रामीण जीवन की सरलता और उसकी शक्ति को चित्रित किया, जैसे ढोल बजाते हुए संगीतकार, खेतों में हल जोतता किसान और दूध मंथती हुई महिला। इन चित्रों के माध्यम से नंदलाल बोस ने महात्मा गांधी के समाजवादी विचारों को एक सशक्त कला रूप में प्रस्तुत किया। भारतीय कला में राष्ट्रवाद। नंदलाल बोस ने कला भवन में भारतीय कला को न केवल शहरी वर्ग तक सीमित रखा, बल्कि उन्होंने इसे राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से देखा। कला के माध्यम से उन्होंने यह संदेश दिया कि कला को केवल उच्च वर्ग के लोगों तक ही नहीं, बल्कि आम जनता तक पहुंचाना चाहिए। यही कारण था कि उनका दृष्टिकोण समाजवादी था और उन्होंने भारतीय समाज के विभिन्न हिस्सों को अपने कला कार्यों में स्थान दिया। नंदलाल बोस की शिक्षा और कला ने भारतीय युवाओं को प्रेरित किया और इसने कांग्रेस आंदोलन और राष्ट्रीयता की भावना को मजबूत किया। जामिनी रॉय और उनका योगदान। जामिनी रॉय आधुनिक भारतीय कला के एक और प्रमुख उदाहरण हैं, जिन्होंने भारतीय कला को एक नया दिशा दी। जामिनी रॉय ने आधुनिक कला विद्यालयों में प्राप्त अकादमिक प्रशिक्षण को अस्वीकार किया और ग्रामीण कला की सपाट और रंगीन शैली को अपनाया। उन्होंने अपने चित्रों का विषय मुख्य रूप से ग्रामीण समाज के महिलाओं और बच्चों को बनाया। उनका उद्देश्य यह था कि उनकी कला सरल, स्पष्ट और सहज हो, ताकि वह आम जनजीवन तक पहुंच सके। कला में संघर्ष और संगम। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय कला और यूरोपीय कला के बीच एक गहरी शैलीगत भिन्नता और संघर्ष था। लुटियन की दिल्ली की इमारतों का अलंकरण बम्बई स्कूल ऑफ आर्ट के कलाकारों द्वारा किया गया, जो यथार्थवाद की तकनीक का पालन करते थे। वहीं दूसरी ओर बंगाल स्कूल के कलाकारों को ब्रिटिश प्रशासन के संरक्षण में लंदन में भारतीय भवन के अलंकरण का अवसर मिला, जहां उनकी कला ने भारतीयता और स्वदेशी संस्कृति को प्रमुखता दी। नंदलाल बोस और जामिनी रॉय जैसे कलाकारों के कार्यों ने आधुनिक भारतीय कला को एक नई दिशा दी, जो पश्चिमी प्रभाव से बाहर निकलकर भारतीय सांस्कृतिक धारा में समाहित हुई। इन कलाकारों ने कला को एक सामाजिक और राष्ट्रीय माध्यम के रूप में देखा और उसे देश की सांस्कृतिक पहचान, लोक जीवन और समाज के विभिन्न पहलुओं को चित्रित करने के रूप में प्रस्तुत किया। अखिल एशियावाद और आधुनिकतावाद। भारत में कला की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया जब कंपनी शैली ने यूरोपीय अकादमिक शैली और भारतीय परंपरागत शैली के बीच एक विभाजन उत्पन्न किया। इस दौरान भारतीय कला में यूरोपीय प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा, जिसके परिणामस्वरूप एक नई शैली विकसित हुई। हालांकि बंगाल विभाजन के बाद 1905 में आंदोलन अपने चरम पर पहुंच गया और यह कलात्मक दृष्टिकोण भारतीय समाज में गहरे विचारों के रूप में प्रकट होने लगा। आनंद कुमारस्वामी और अखिलेशियावाद। कला इतिहासकार आनंद कुमारस्वामी ने स्वदेशी कला के महत्व पर जोर दिया। उनका मानना था कि भारतीय कला की परंपरा को बचाने की आवश्यकता है और उन्होंने भारतीय कला को पश्चिमी प्रभावों से मुक्त करने का समर्थन किया। कुमारस्वामी के विचारों में जापानी कलाकार काकुजो ओकाकुरा का प्रभाव भी था, जो रवींद्रनाथ टैगोर से मिल चुके थे। ओकाकुरा एक अखिल एशियावादी विचारधारा के समर्थक थे, जो सभी एशियाई देशों को एकजुट करके पश्चिमी साम्राज्यवाद का विरोध करने का पक्षधर थे। उनके साथ जापान से दो अन्य कलाकार भी आए,
जो शांतिनिकेतन में भारतीय छात्रों को वॉश पेंटिंग की कला सिखाते थे, जो पाश्चात्य तैल रंगों के चित्रण का विकल्प था। अखिलेशियावाद और पाश्चात्य प्रभाव। जहां एक और अखिलेशियावाद की विचारधारा ने लोकप्रियता प्राप्त की, वहीं दूसरी ओर यूरोपीय कला भी भारत में प्रभावी हुई। 1922 में जर्मनी के बाहौस स्कूल के कलाकारों पॉल क्ली और कैंडिंस्की ने कलकत्ता में अपनी प्रदर्शनी लगाई, जिससे भारतीय कला में आधुनिक यूरोपीय कला का प्रभाव दिखने लगा। इन कलाकारों ने पारंपरिक यथार्थवादी अकादमिक शैली को छोड़ दिया था और अमूर्त कला, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की ओर रुख किया। उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए ज्यामितीय आकार, जैसे वर्ग, रेखा और वृत्त, भारतीय कलाकारों के लिए एक नई दिशा की ओर इशारा थे। यहाँ से भारतीय कलाकारों के बीच आधुनिक कला के प्रति जागरूकता बढ़ी और यह कला केवल कला समुदाय तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि आम जनता के लिए भी पहुंचने योग्य हो गई। इस परिवर्तन को भारतीय कलाकारों ने स्वीकार किया और इसे अपनी कला में शामिल किया। गगनेंद्रनाथ टैगोर और उनके चित्र। इस प्रभाव का एक प्रमुख उदाहरण गगनेंद्रनाथ टैगोर के चित्रों में देखा जा सकता है। गगनेंद्रनाथ ने यूरोपीय आधुनिक कला शैली को अपनाया और ज्यामितीय आकारों का उपयोग करते हुए चित्र बनाए। उनके चित्रों में आधुनिक कला की विशेषताएं, जैसे कि आंतरिक संरचनाओं को ज्यामितीय तरीके से चित्रित करना, स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। गगनेंद्रनाथ ने पाश्चात्य कला की शैली का उपयोग करते हुए अपने चित्रों में भारतीय स्थापत्य कला और अन्य विषयों को नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। कैरिकेचर और समाज का प्रतिबिंब। इसके अलावा गगनेंद्रनाथ टैगोर की कैरिकेचर, कार्टून बनाने में भी गहरी रुचि थी। उन्होंने अपनी कैरिकेचर में बंगाली समाज के उच्च वर्ग को, खासकर उन लोगों का मजाक उड़ाया जो यूरोपीय जीवन शैली की नकल करते थे। उन्होंने इसे कला के रूप में प्रयोग किया, जिसमें सामाजिक आलोचना और व्यंग्य का तत्व स्पष्ट था। इस प्रकार भारत में कला के विकास में एक नया मोड़ तब आया जब पाश्चात्य प्रभाव और स्वदेशी विचारधारा के बीच एक तालमेल बनाने की कोशिश की गई। यूरोपीय कला और भारतीय कला के बीच का यह संघर्ष और संगम भारतीय कलाकारों के लिए एक सृजनात्मक मंच बन गया, जिससे भारतीय कला ने एक नई दिशा अपनाई और आधुनिकता और पारंपरिकता के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया। पारंपरिक कला और आधुनिकता के बीच संघर्ष। भारत में पश्चिमी और भारतीय कला, आधुनिकता और पारंपरिकता के बीच संघर्ष के बाद एक नए कला आंदोलन का जन्म हुआ। इस संघर्ष के परिणामस्वरूप विभिन्न विचारधाराएं उभरी। बंगाली बुद्धिजीवी बिनॉय सरकार ने अपने लेख द फ्यूचरिज्म ऑफ यंग एशिया में यूरोपीय आधुनिक कला और विचारों पर चर्चा की और इसे एशिया के नवयुवकों का भविष्यवादी दृष्टिकोण बताया। उनके विचार में भारतीय बंगाल स्कूल समकालीन, कंटेम्प्ररी कला और आधुनिकता का विरोधी था, क्योंकि यह एक पारंपरिक और अवकाशित शैली का पालन कर रहा था जो पश्चिमी आधुनिकतावादी विचारों से मेल नहीं खाती थी। बिनॉय सरकार का मानना था कि युवा एशिया को पश्चिमी कला और विचारधारा को अपनाकर अपनी भविष्यवाणी को आगे बढ़ाना चाहिए, बजाय इसके कि वे पुराने पारंपरिक रूपों में ही बने रहें। ई.बी. हैवेल और लोक कला का पुनर्निर्माण। इस समय के एक अन्य प्रमुख व्यक्ति ई.बी. हैवेल, जो एक अंग्रेज थे, ने भारतीय कला को आधुनिक बनाने और लोक कला की पुनः स्थापना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अवनींद्रनाथ टैगोर के साथ मिलकर भारतीय कला को एक नई दिशा देने के लिए काम किया। हैवेल ने भारतीय कला के भीतर की लोक कला और आधुनिकता के संयोजन को बढ़ावा दिया, जो समकालीन कला की रूपरेखा को अधिक समृद्ध और वैश्विक बनाने की दिशा में एक कदम था। उन्होंने भारतीय कला की पहचान को आधुनिक और पारंपरिक दोनों दृष्टिकोणों से समृद्ध किया और पश्चिमी कला की सीमाओं से बाहर निकलने का प्रयास किया। अमृता शेरगिल, भारतीय कला की आधुनिक मिश्रण। अमृता शेरगिल भारतीय कला में आधुनिकता और पारंपरिकता के मिलन का सबसे अच्छा उदाहरण है। वे एक ऐसी कलाकार थी जिन्होंने बाहौस प्रदर्शनी से प्रभावित होकर अपनी कला में भारतीय शैली को आधुनिकता के साथ जोड़ा। शेरगिल ने भारतीय और यूरोपीय कला के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण को अपनी कृतियों में प्रदर्शित किया, जो यह दिखाता था कि कैसे पारंपरिक भारतीय कला को आधुनिक दृष्टिकोण से फिर से प्रकट किया जा सकता है। उनका काम इस संघर्ष का प्रतीक था, जिसमें वे दोनों परंपराओं को एक साथ लाती थी। आधुनिक कला का जन्म और संस्थागत बदलाव। भारत में उपनिवेशी कला और परंपरावाद के बीच चल रहे संघर्ष के बाद आधुनिक कला का उदय हुआ। कंपनी शैली ने कला के नए संस्थानों की स्थापना की, जैसे कि कला स्कूल, प्रदर्शनी दीर्घाएं, कला पत्रिकाएं।
और कला समाज। इन संस्थानों ने भारतीय कला को एक नया आकार दिया और इसे एक नए आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत किया। राष्ट्रवादी कलाकारों ने इन परिवर्तनों को स्वीकार करते हुए अपनी कला में भारतीय गुणों को शामिल किया ताकि भारतीय कला को एशियाई कला के रूप में पहचाना जा सके। यह परिवर्तन एक ऐतिहासिक मोड़ था क्योंकि भारतीय कलाकार अब अपनी कला को सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रखना चाहते थे। वे अपनी कला को वैश्विक पहचान दिलाना चाहते थे और इसे पश्चिमी कला के समान महत्वपूर्ण बनाना चाहते थे। इसके परिणामस्वरूप भारतीय कला ने अंतर्राष्ट्रीय कला मंच पर एक महत्वपूर्ण स्थान पाया और पश्चिमी और भारतीय कला के संयोजन ने आधुनिक भारतीय कला को एक नया आयाम दिया। भारत में आधुनिक कला की यात्रा एक संघर्ष, समृद्धि और सांस्कृतिक संलयन का प्रतीक है। भारतीय कलाकारों ने अपनी पारंपरिक शैली को आधुनिक विचारों और पश्चिमी प्रभावों के साथ मिश्रित किया, जिससे एक नया और समृद्ध कला रूप सामने आया। इस परिवर्तन का प्रभाव भारतीय कला के इतिहास पर गहरा पड़ा और यह कला अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अपनी पहचान बनाने में सक्षम हुई। टिलर ऑफ द सॉयल, यह चित्र 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा सम्मेलन के लिए नंदलाल बोस द्वारा बनाए गए पैनलों में से एक का उदाहरण है। इस पैनल में एक किसान को खेत की जुताई करते हुए दर्शाया गया है, जो एक गांव के सामान्य जीवन के दैनिक कार्यों को चित्रित करता है। यह चित्र न केवल ग्रामीण जीवन को प्रस्तुत करता है, बल्कि इस चित्रण में नंदलाल बोस ने लोक कला की तकनीक का इस्तेमाल किया है, जिसे विशेष रूप से ग्रामीण और पारंपरिक जीवन को दर्शाने के लिए अपनाया गया था। बोस ने स्थानीय ग्रामीणों और ग्रामवासियों को कलम और स्याही के माध्यम से चित्रित किया। उन्होंने गहरे टेम्परा रंगों का उपयोग करते हुए चौड़े ब्रश से तिरछी रेखाओं को उकेरा, जो उनकी विशिष्ट शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। इस तकनीक में पटुआ लोक कला परंपरा की छाप देखी जा सकती है, जो आमतौर पर ग्रामीण जीवन को चित्रित करने के लिए प्रयुक्त होती है। इस शैली का उद्देश्य गांवों और उनके सांस्कृतिक जीवन की सच्ची और प्रामाणिक छवि प्रस्तुत करना था। इन पैनलों का राजनीतिक संदर्भ भी महत्वपूर्ण है। पैनल में दिखाए गए चित्र गांधी के ग्रामीण जीवन के राजनीतिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हैं, जहां गांवों और किसानों को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में अहम भूमिका दी जाती है। इस चित्र के माध्यम से बोस ने यह दिखाने की कोशिश की कि ग्रामीण जनता राष्ट्र निर्माण के लिए एक केंद्रीय शक्ति है। यह चित्रण गांधी के विचारों से प्रभावित था, जो ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता और साधारण जीवन के आदर्शों के रूप में देखते थे। पैनल की पृष्ठभूमि में एक मेहराब का चित्रण किया गया है, जो आधुनिक भारतीय कला में अजंता के भित्ति चित्रों और मूर्तियों के प्रभाव को दर्शाता है। इस पैनल में अलंकरण की अभिव्यक्ति और रंग संयोजन को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यह दृश्य प्रकृति के साथ मिलकर एक संपूर्ण वातावरण का निर्माण करता है, जो कला और समाज के बीच एक गहरे रिश्ते को प्रस्तुत करता है। नंदलाल बोस की देखरेख में कला भवन में 400 से अधिक ऐसे पोस्टर बनाए गए जो गांधी के विचारों से प्रेरित थे। इन पोस्टरों में आम लोगों को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण पात्र के रूप में दर्शाया गया था। बोस ने कला का उपयोग देश के नैतिक चरित्र के निर्माण के लिए किया, जिसमें कला को सिर्फ एक सौंदर्यात्मक माध्यम के रूप में नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन के उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया गया। रासलीला एक जलरंग चित्र है जिसे क्षितेंद्रनाथ मजूमदार 1891 से 1975 ने बनाया है। इस चित्र में वॉश तकनीक का उपयोग किया गया है, जो चित्रकला में रंगों को एक हल्के, प्रवाही तरीके से मिश्रित करने की एक प्रसिद्ध विधि है। यह चित्र श्री कृष्ण के दिव्य जीवन को दर्शाता है, विशेष रूप से रासलीला के दृश्य को, जो एक प्रसिद्ध धार्मिक और पौराणिक विषय है। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक छात्रों में से एक थे और उन्होंने वॉश तकनीक को कुछ विषयांतर या परिवर्तनों के साथ विस्तार दिया। इस चित्र में उनकी शैलीगत विशेषताएं स्पष्ट रूप से नजर आती हैं, जैसे कि ग्राम्य जीवन के दृश्य, दुबली आकृतियां, साधारण भावभंगिमाएं और कोमल जलरंग का उपयोग। उनकी चित्रकला में पौराणिक और धार्मिक विषयों को चित्रित करने की एक विशेष प्रवृत्ति थी, जिसमें भक्ति मार्ग के अनुयायियों के रूप में धार्मिक अवधारणाओं को भी व्यक्त किया जाता था। राधा का मन भंजन, सखी और राधा, लक्ष्मी और श्री चैतन्य का जन्म जैसे दृश्य उनकी कला के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। इस चित्र में कृष्ण, राधा और उनके साथ गोपियां नाचते हुए दिखाई जा रहे हैं और पृष्ठभूमि में एक साधारण गांव का दृश्य है, जैसा कि भागवत पुराण और गीत गोविंद में चित्रित किया गया है।
यह दृश्य दर्शाता है कि कृष्ण और गोपियां एक दिव्य नृत्य में लीन हैं, जो भक्ति और प्रेम की अभिव्यक्ति है। चित्र में मानव आकृतियों और उनके कपड़ों का चित्रण सरल, प्रवाहमान और कोमल रेखाओं द्वारा किया गया है। इस चित्र में पात्रों की उदात्त मनोदशा को बहुत खूबसूरती से व्यक्त किया गया है। विशेष रूप से कृष्ण और गोपियों को एक ही अनुपात में चित्रित किया गया है, जो यह दर्शाता है कि मनुष्य और भगवान को एक समान स्तर पर प्रस्तुत किया गया है। यह चित्र धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल श्री कृष्ण के दिव्य जीवन को बल्कि मानवता और ईश्वर के बीच के संबंध को भी दर्शाता है। राधिका चित्र मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगतई 1898 से 1975 द्वारा बनाए गए एक अद्वितीय कार्य का उदाहरण है, जिसमें वॉश और टेम्परा तकनीकों का प्रयोग किया गया है। चुगतई, जो शाहजहां के प्रमुख वास्तुकार उस्ताद अहमद के वंशज थे, ने अपनी कला में इस्लामिक और भारतीय शैलियों का संगम किया। वह अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर और नंदलाल बोस से प्रभावित थे और उनकी कला में मुगल पांडुलिपियों और फारसी चित्रकला की शैलियां स्पष्ट रूप से देखने को मिलती हैं। चित्र में राधिका का चित्रण एक नाजुक और उदासीन वातावरण में किया गया है, जिसमें वह एक जलते दीपक से दूर जाते हुए दिखाई देती हैं। पृष्ठभूमि में हल्की रोशनी और छाया का प्रयोग चित्र की गहराई और भावना को और भी प्रकट करता है। राधिका के चित्रण में चुगतई ने उनके व्यक्तित्व की भावनात्मक गहराई को अभिव्यक्त किया है, जैसे वह संगीतात्मक कविता की एक पंक्ति हो, जो चित्र को और भी काव्यात्मक और भावपूर्ण बनाता है। इस चित्र में प्रकाश और छाया का सरलीकरण चित्र की सुंदरता को और बढ़ाता। राधिका के आसपास की रोशनी और छाया का सामंजस्य चित्र में एक खास प्रकार की संगीतात्मक और काव्यात्मक लय प्रदान करता है। इसके अलावा चुगतई की शैली में चीनी और जापानी चित्रकला का भी प्रभाव दिखाई देता है, जो उनकी कला के द्विसांस्कृतिक स्वभाव को व्यक्त करता है। राधिका के अलावा चुगतई ने कई अन्य चित्रों में भावनात्मक और काव्यात्मक गुणों का समावेश किया है, जैसे कि उदास राधिका, स्वप्न, हीरामन तोता, वृक्ष के नीचे महिला, संगीतकार महिला और दीपक जलाती महिला आदि। ये सभी चित्र उनके भावनाओं और काव्यात्मक दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं, जो हिंदू पौराणिक कथाओं, भारतीय इस्लाम संबंधों और लोक कथाओं पर आधारित होते थे। चुगतई की कला में संवेदनशीलता, गहराई और संगीतात्मकता का अद्भुत मिश्रण था, जो उनकी चित्रकला को अद्वितीय और अत्यधिक प्रभावशाली बनाता है। सिटी इन द नाइट 1922 एक प्रमुख जलरंग चित्र है जिसे गगनेंद्रनाथ टैगोर ने चित्रित किया। गगनेंद्रनाथ टैगोर, जो आधुनिक भारतीय कला के पायनियरों में से एक थे, ने अपनी कला में घनवाद, क्यूबिज्म शैली का प्रयोग किया, जो पश्चिमी कला के एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। उनकी कला में यह शैली विशेष रूप से प्रमुख थी और उन्होंने इसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में ढाला, जिससे भारतीय कला के परिदृश्य को एक नई दिशा मिली। इस चित्र में गगनेंद्रनाथ ने आंतरिक भावनाओं और उथल-पुथल को ज्यामितीय रूपों में दर्शाया। यह चित्र विश्लेषणात्मक घनवाद, एनालिटिकल क्यूबिज्म शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें मानव आकृतियां, रूपरेखा और परिवेश सभी को ज्यामितीय रूपों में पुनः प्रस्तुत किया गया है। गगनेंद्रनाथ ने द्वारका, कृष्ण का काल्पनिक आवास और स्वर्णपुरी जैसे काल्पनिक स्थानों के चित्रण के माध्यम से अपनी कला में कल्पना और प्रतीकवाद को जोड़ते हुए सिंथेटिक क्यूबिज्म का उपयोग किया। सिटी इन द नाइट में गगनेंद्रनाथ ने शहर और पर्वतों को चित्रित किया, जिसमें उन्होंने हीरे के समान चमकदार प्रकाश और प्रिज्मीय रंगों का अद्वितीय संयोजन किया है। यह चित्र एक गहरी रहस्यमयी और कृत्रिम रोशनी वाली दुनिया का आभास कराता है, जो जैसे रंगमंच के दृश्य की तरह प्रतीत होती है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि गगनेंद्रनाथ ने रंगमंच की विशेषताओं को अपने चित्र में शामिल किया है, जैसे कि सीढ़ियां, खंभे, दीवारें, आधे खुले दरवाजे, पर्दे और रोशनी वाली खिड़कियां, जो एक अद्भुत और जादुई वातावरण का निर्माण करती हैं। गगनेंद्रनाथ टैगोर की कला में रंगमंच और कला के बीच का संबंध साफ दिखता है और उन्होंने अपने चित्रों में उन तत्वों को उभारा, जैसे कि स्क्रीन का विभाजन, कृत्रिम प्रकाश और आंतरिक सजावट, जो नाटक के दृश्य परिलक्षित करते हैं। उनके चित्रों में संगति और असंगति, ज्यामिति और आभास और कल्पना और वास्तविकता के बीच एक दिलचस्प संतुलन होता है, जिससे उनके कार्य को एक जादुई और रहस्यमय दृष्टिकोण मिलता है। इस प्रकार सिटी इन द नाइट गगनेंद्रनाथ टैगोर की कला यात्रा का एक प्रमुख उदाहरण है,
जो उनकी अद्वितीय शैली और सोच को दर्शाता है, जिसमें वह भारतीय कला को आधुनिक और पश्चिमी कला के तत्वों के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे थे।